बाबू जूनियर गवर्नमेंट 2018 एनसीएल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 44 तक हो गया था, 45, 46 के लिए हम इतना मटेरियल अब यहाँ लिखना बाकी है, समझाते हुए लिखेंगे। टॉपिक बना के रख दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 45 को पहले इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्वालिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कि कौन सा चीज जो है क्वालिफिकेशन में, मतलब कोयला बनने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन, टाइम, डेप्थ और मेथड ऑफ वर्किंग, ठीक है। तो कोयला बनने में मेथड ऑफ वर्किंग का कोई रोल है बाबू? मेथड ऑफ वर्किंग जब कोयला होगा तब ना हम मेथड ऑफ वर्किंग लगाएंगे। तो ये मेथड ऑफ वर्किंग का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो किसका रोल नहीं है? क्या बोल रहा है? इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्वालिफिकेशन प्रोसेस। कोयला बनने की प्रक्रिया में मेथड ऑफ वर्किंग का कोई रोल नहीं है। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट बोला है। देखिए, टाइम, डेप्थ, क्लाइमेटिक कंडीशन, इसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। अब हम बताए थे, चाहे ड्रिफ्ट थ्योरी से कोयला बना हो, चाहे इंस्टीट्यूट थ्योरीज बना हो। जियोलॉजी का मेरा प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा, जो नए कैंडिडेट है उसमें इंस्टीट्यूट ड्रिफ्ट थ्योरी को हम फिगर के माध्यम से बनाए हैं। बोल के बताते या पढ़ के सुना देते, उससे कुछ नहीं होता। फिगर के माध्यम से बनाए कि कोयला कैसे बना। चाहे कोई थ्योरी कोयला बना है पेड़ पौधा से, ठीक है। जो पेड़ पौधा लाखों करोड़ों साल पहले था, वो किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण पृथ्वी के अंदर दब गया, और दबने के बाद क्या हुआ? दबा तो एक लेयर उसके ऊपर चढ़ गया, काहे का? सॉइल का, रॉक्स का लेयर चढ़ गया। फिर लेयर चढ़ा, क्योंकि जहां दबा वो गड्ढा था, तो गड्ढा एरिया में शेलो आपका लो लाइंग एरिया था। तो लो लाइंग एरिया में पानी वानी मिट्टी सब बह के जाएगा, जमा होते गया। तो एक के बाद परत दर वहां पे जमते गया सालों साल। तब क्या हुआ? मोटा परत हो गया, वो जो पदार्थ दबा था उसके ऊपर। तो दबने से क्या हुआ? परत दर परत चढ़ने से क्या हुआ? उसके ऊपर दबाव आया, प्रेशर बढ़ गया। और हम बताए थे जियोथर्मिक ग्रेडियंट की, जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 38 मीटर, ऐसा बताए थे ना। तो जो आपका टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण वो पेड़ पौधा क्या है? कार्बन से बना हुआ। तो वो कार्बोनेशियस मटेरियल जो था वो कोल में कन्वर्ट हो गया। चाहे कोई थ्योरी से कोयला बना, यही कोयला बनने का है। और एक चीज हम भी एक और कभी इसी पेपर में क्वेश्चन करे थे कि कोयला किस टाइप के राख में बना है, तो उसका हम आंसर बताते थे सेडिमेंट्री राख। सेडिमेंट्री राख कैसे? अरे भाई, पेड़ पौधा दबा, उसके बाद पानी बरसात हुआ तो मिट्टी कंकड़ पत्थर उसके ऊपर जाके जमा हुआ, एक लेयर चढ़ा। फिर दूसरा बरसात हुआ, फिर चढ़ा। तो क्या हुआ? लेयर्ड फॉर्म में रॉक जमा हुआ ना। जो लेयर फॉर्म में रॉक जमा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट्री रॉक। जो रॉक्स लेयर फॉर्म में मिलता है, चादर के रूप में मिलता है, बेड के रूप में मिलता है, उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो कोल सीम के ऊपर और कोल सीम के नीचे आपको क्या मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक मिलता है। जनरली सैंडस्टोन, सेल, इस टाइप के रॉक्स वहां पर मिलता है, ठीक है। तो टाइम और डेप्थ का तो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एक दिन में कोई चीज कन्वर्ट नहीं हुआ, समय लगा। और डेप्थ में गया तभी कोयला बना, नहीं तो पृथ्वी के एकदम ऊपर साइड में रहेगा तो क्या होगा? सड़ गल जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन भी महत्वपूर्ण चीज है कि उस समय क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीओडी इज टर्म रिलेटेड टू, मतलब वीओडी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें से किसको रिलेट करता है, मतलब किसके लिए इस्तेमाल होता है वीओडी? वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन। वीओडी किसके लिए इस्तेमाल होता है? एयर ब्लास्ट के लिए, एक्सप्लोसिव के लिए, एक्सप्लोडर के लिए, टायर बस्ट के लिए। हम आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव बताए, उसमें बताएंगे वीओडी, डेंसिटी, हाँ, सेंसिटिविटी, ऐसा बताए ना। तो उसमें एक प्रॉपर्टी है ना, वीओडी और डेंसिटी। एक्सप्लोसिव का वीओडी और डेंसिटी, ये दो जो है, और स्ट्रेंथ, ये 3 प्रॉपर्टी जो है हम लोग के लिए महत्वपूर्ण रहता है। एक्सप्लोसिव का कौन सा 3 प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण है? स्ट्रेंथ, वीओडी और डेंसिटी। तो अभी यहां वीओडी की बात चल रही, तो वीओडी जो है, वीओडी होता क्या है? कोई एक्सप्लोसिव कॉलम है,
कोई एक्सप्लोसिव कॉलम से कोई यदि हमने ब्लास्ट किया तो डिटोनेशन वेव उसके अंदर से पास होगा, तो वो जो पास होने का रेट है डिटोनेशन का, उसी को बोलते हैं वीओडी। सिंपल भाषा में क्या हुआ, द रेट एट विच द डिटोनेशन वेव passes through the explosive column. The detonation wave passes through the explosive column. मतलब एक्सप्लोसिव कॉलम से जो डिटोनेशन वेव पास होने का रेट है उसको वीओडी बोलते हैं। तो वीओडी का क्या इंपॉर्टेंस है, वीओडी का दो इंपॉर्टेंस है, दो चीज वीओडी के बारे में आप याद रखिएगा। यदि जिस एक्सप्लोसिव का वीओडी हाई है तो ऑक्सीडाइजर, एक्सप्लोसिव में 6 चीज रहता है, बताए थे हम उसको भी, तो 6 चीज में ऑक्सीडाइजर, फ्यूल ये भी रहेगा। तो ऑक्सीडाइजर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में डालते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजर जिसको हम बोल रहे हैं, और फ्यूल में हम डीजल को डालते हैं, इन दोनों का इंटीमेट मिक्सचर बनेगा, इंटीमेट कॉन्टेक्ट होगा, एक दूसरे से पूरा मिल जाएगा। यदि वीओडी हाई है तो देखो यहां पे हम लिखे हैं, देखिए ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल मोर इंटीमेट कॉन्टेक्ट इफ वीओडी इज हाई। मतलब क्या बोला हमने, यदि वीओडी हाई है तो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का बहुत बढ़िया से कांटेक्ट होगा, मोर इंटीमेट का मतलब बहुत बढ़िया से एक दूसरे से मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, ब्लास्टिंग अच्छे से नहीं होगा, एक्सप्लोसिव अच्छा नहीं हुआ करेंगे मतलब। तो यदि वीओडी हाई है तो ऑक्सीडाइजर फ्यूल एक दूसरे से बढ़िया से मिल जाता है। दूसरी बात, जिस एक्सप्लोसिव का वीओडी हाई है, अधिक है, तो उससे जो शॉक वेव का डिटोनेशन एनर्जी निकलेगा, डिटोनेशन एनर्जी जो शॉक वेव निकलेगा वो भी ज्यादा होगा। देखो हम यहाँ पर रिलेशन लिख के रखे, वीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉक एनर्जी ऑफ डिटोनेशन। मतलब जिस एक्सप्लोसिव का वीओडी ज्यादा होगा तो उसका शॉक एनर्जी ऑफ डिटोनेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये वीओडी का मोटा मोटी नॉलेज हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने भाषा में समझ लीजिएगा। ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल इन मोर इंटीमेट कॉन्टेक्ट इफ वीओडी इज हाई, वीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉक एनर्जी ऑफ डिटोनेशन। आपको कुछ करके वीओडी में पूछेगा क्या, इस टाइप का आपको पूछ लेगा कहीं पे ऑब्जेक्टिव में, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, अब हम इधर देखते हैं। आपको ये चीज भी याद रखिएगा, इसमें से कोई ना कोई माइनिंग के एग्जाम में, रिक्रूटमेंट में तो आएगा, माइनिंग के किसी न किसी एग्जाम में इसमें से नहीं आया तो मेरा माइनिंग करना कम से कम बेकार। ठीक है, ये यहाँ पे हम बता दिए। वीओडी ऑफ, ये वीओडी ऑफ सबके लगा, मतलब वीओडी ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज, वीओडी ऑफ नो नेल, वीओडी ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, वीओडी ऑफ ओसीजी, वीओडी ऑफ प्राइमर और प्राइमेक्स। ठीक है, मतलब ये वीओडी सबके लिए वर्ड है। ठीक है, बार बार वीओडी लिखने के बजाय हमने एक बार ऊपर लिख दिया। डिटोनेटिंग फ्यूज सिर्फ होल के अंदर ही एक्सप्लोसिव कॉलम होगा ऐसा नहीं है बाबू, जहां पर भी एक्सप्लोसिव है और यदि उसको ब्लास्ट किया, डिटोनेट किया, तो उस एक्सप्लोसिव कॉलम से जिस रेट से डिटोनेशन वेव पास होगा उसी को वीओडी बोला। तो डिटोनेटिंग फ्यूज हो या नोनेल हो, उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी पीटीएन होता है। क्या होता है, पीटीएन। पीटीएन और टीएनटी सबसे हाई एक्सप्लोसिव है, पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, हम एक दिन फुल फॉर्म भी लिखाए थे। तो पीटीएन होता है, तो जब हम उसको ब्लास्ट करेंगे, उसको डिटोनेट करेंगे, किसको, आपका डिटोनेटिंग फ्यूज को, डीएफ लिखा मतलब डिटोनेटिंग फ्यूज को, तो उसके अंदर से भी ना डिटोनेशन वेव पास होगा, उसके अंदर भी ना बारूद है कि होले की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी एक्सप्लोसिव कॉलम है, चाहे डिटोनेटिंग फ्यूज हो, होल के अंदर हो, चाहे नोनेल के अंदर हाई एक्सप्लोसिव भरा हो, तो उसको यदि हम डिटोनेट करें तो डिटोनेशन वेव किस रेट से पास कर रहा है, जिस रेट से पास करता है उसी को बोलते हैं वीओडी। तो डिटोनेटिंग फ्यूज का वीओडी कितना होता है, 6500 मीटर पर सेकंड। एकदम मत भूलना बाबू, डिटोनेटिंग फ्यूज का वीओडी कितना होता है, 6500 मीटर पर सेकंड, 6500 मीटर पर सेकंड वीओडी होता है डिटोनेटिंग फ्यूज का। नोनेल का होता है
1.8 किलोमीटर 1.8 किलोमीटर पर सेकंड, इसी को हम मीटर पर सेकंड में बोल दे तो 1800 मीटर पर सेकंड। यदि ये आ जाए याद रखिएगा, यही बात को यहाँ मीटर पर सेकंड में लिख दिया। और मेरा सेफ्टी फ्यूज, नोनेल, डिटोनेटिंग रिले, ठीक है। डिटोनेटिंग रिले के क्या क्या डिफरेंट नाम है वो भी हम बताएं। डिटोनेटिंग रिले कुछ नहीं होता है, एक प्रकार का डिले डिटोनेटर है जो कि डिटोनेटिंग फ्यूज के साथ इस्तेमाल होता है। जब हम डिटोनेटिंग फ्यूज से ब्लास्ट करते हैं तब हम डिटोनेटिंग रिले का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ओपनकास्ट माइनिंग वाले प्लेलिस्ट में या तो एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग वाले प्लेलिस्ट में सब ये दिया हुआ, बड़ा छोटा छोटा चाचा लाइन में समझाया हुआ। नोनेल का कितना बताया, 1.8 किलोमीटर पर सेकंड और 1800 मीटर पर सेकंड। हाई एक्सप्लोसिव का वीओडी कितना होता है, 2500 मीटर पर सेकंड टू 5000 मीटर पर सेकंड। जो भी हम माइनिंग पर्पज के लिए, माइनिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ माइनिंग तक के लिए सीमित रहेंगे, इसको तो दूसरे फालतू काम में भी यूज करता है लोग एक्सप्लोसिव को। हाई एक्सप्लोसिव का वीओडी माइनिंग पर्पज से 2500 मीटर पर सेकंड से 5000 मीटर पर सेकंड को होता है, ठीक है, उतना रहना चाहिए। ओसीजी क्या होता है, ओसीजी और प्राइमर और प्राइमेक्स ये बूस्टर है बाबू, ये दोनों क्या है, बूस्टर है। आपका एसएमई और एसएमएस को, एसएमई मतलब साइट मिक्स इमल्सन और एसएमएस साइट मिक्स स्लरी, इमल्सन एक्सप्लोसिव को या स्लरी एक्सप्लोसिव को जो ओपन कास्ट में डिफॉल्ट ब्लास्टिंग हम करते हैं वहां पर इनिशिएट करने के लिए हम बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं। मेरे कोई ब्लास्टिंग वाला प्लेलिस्ट में होगा एक्सप्लोसिव में, ओसीएम 1 2 3 4 में हम नोनेल क्या होता है वो भी दिखाए हैं, बूस्टर क्या होता है वो भी दिखाए हैं, एकदम प्रैक्टिकल वहां से दिखाए फील्ड से, उसको देखिएगा। तो ओसीजी भी बूस्टर है और प्राइमेक्स या प्राइमर ये ट्रेड नेम है, कहने का मतलब दोनों क्या है, बूस्टर है, ठीक है। ये भी बूस्टर है, ये भी बूस्टर, ये कंपनी का नाम है, जैसे मोबाइल का नाम होता है सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वो वाला चीज है, ठीक है, मतलब बूस्टर है। ओसीजी का ओपन कास्ट जिलेटिन का वीओडी होता है जितना डिटोनेटिंग फ्यूज का होता है, जितना डिटोनेटिंग फ्यूज का कितना होता है, 6500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। प्राइमर और प्राइमेक्स आप बोलेंगे सर लिख दिए होते पढ़ दिए होते, वैसा हमको नहीं आता है, वैसा पढ़ाते नहीं आता है और वो तुमको भी समझ नहीं आएगा। वो बड़ा बड़ा लोग करता कि बढ़िया से पीपीटी बना लिया और उसी को पढ़ पढ़ के सुनता है, कथावाचक जैसे जिस पंडित लोग नहीं कथा पढ़ते, लीलावती कलावती थी, उस टाइप का नहीं पढ़ाना चाहिए। और आप लोग भी किसी को मत पढ़ाना उस टाइप का। ओसीजी का कितना होता है, 6500 मीटर पर सेकंड। प्राइमर या प्राइमेक्स का वीओडी कितना होता है, 7000 मीटर पर सेकंड। कहीं मीटर पर सेकंड बोलना भूल गए तो ख्याल रखिएगा, वीओडी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। और कल एक चीज का और का यूनिट बताए थे बाबू, इंड्यूस्ड ब्लास्ट वाइब्रेशन का यूनिट क्या बताए थे, मिलीमीटर पर सेकंड। वो मिलीमीटर पर सेकंड है। या पिक पार्टिकल वेलोसिटी जिसको पीपीवी बोलते हैं, पीपीवी का यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर पर सेकंड। वीओडी का काय में बोलते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसलिए नोनेल का 1.8 किलोमीटर पर सेकंड था, उसको हम इधर कन्वर्ट कर दिए 1800 मीटर पर सेकंड में, ठीक। अब और एक चीज देख लीजिए, फॉर ब्लास्टिंग इन हॉट रॉक, हॉट रॉक में हमको ब्लास्टिंग करना है, एक्सप्लोसिव सेल है वीओडी, मतलब हमको हॉट रॉक में ब्लास्टिंग करना है तो वीओडी मिनिमम कितना रहना चाहिए, किससे ज्यादा रहना चाहिए, तो 2500 मीटर पर सेकंड से ज्यादा रहना चाहिए। हॉट रॉक में ब्लास्टिंग करना है तो उस एक्सप्लोसिव का वीओडी 2500 मीटर पर सेकंड से ज्यादा रहना चाहिए। कितने से ज्यादा रहना चाहिए बेटा, 2500 मीटर पर सेकंड से ज्यादा वीओडी रहना चाहिए एक्सप्लोसिव का। सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव आता था ना डिग्री डिप्लोमा में, पढ़बो नहीं करते थे वहां पे, ठीक है। तो आपको देखना हो कि क्या चीज है, ठीक है। और डेंसिटी के बारे में 2 लाइन बोल देते हैं, हाँ, कभी छूट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। डेंसिटी, स्ट्रेंथ और वीओडी, ये 3 पैरामीटर, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ये 3 ऐसे पैरामीटर है जिनके आधार पर हम कमर्शियल पर्पज से एक्सप्लोसिव को सेलेक्ट करते हैं। आपको किस टाइप का डेंसिटी चाहिए
वो आपकी रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है। आप किस टाइप के हार्ड रॉक में ब्लास्टिंग करना चाहे, सॉफ्ट रॉक में चाहे, सॉफ्ट रॉक या कोल को एक ही श्रेणी में लेते, सॉफ्ट रॉक और कोल एक ही श्रेणी में हो गया, एक ही कैटेगरी में हो गया। तो क्या आप सॉफ्ट रॉक या कोयला में ब्लास्टिंग करना चाह रहे हैं या एकदम हार्ड रॉक में करना चाह रहे हो, वो भी एकदम हार्ड वाला, वो भी, तो आपको उस हिसाब से आपको एक्सप्लोसिव सेलेक्ट करना होगा, उस हिसाब से डेंसिटी सेलेक्ट करना होगा। हार्ड रॉक के लिए बता दिया वीओडी तो 2500 मीटर पर सेकंड चाहिए, डेंसिटी कैसा चाहिए? हार्ड रॉक के लिए हायर डेंसिटी वाला एक्सप्लोसिव चाहिए, सॉफ्ट रॉक और कोल के लिए आपको लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव चाहिए। हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव किसके लिए चाहिए? हार्ड रॉक के लिए। लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव किसके लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए लो डेंसिटी? सॉफ्ट रॉक के लिए या कोयला के लिए? ये भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। मेरे पास है, हम सब तैयार करेंगे, पढ़ो ना पहले, ग्रुप में कम लिखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ये मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन का, चाहे कोल माइन हो, मेटल माइन हो, कोई भी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट है। आपके क्वेश्चन में यहाँ कोल माइन लिखा था, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट कोल माइन, हम वहां से कोल को हटा दिया, इसलिए हटा दिया कि चाहे वो मैकेनाइज्ड कोल माइन हो चाहे मैकेनाइज्ड मेटल माइन हो, सब के लिए यही बात लागू होगा, इसलिए हम कोल वर्ड को हटा दिया। अब मत बोला कि भूल गए होंगे, नहीं लिखे, नहीं भूले नहीं थे, हम जानबूझ के हटाए थे। ठीक, एक ये क्वेश्चन को समझते हैं उसके पहले एक चीज हम आपको क्वेश्चन करते हैं, यदि उसको समझ गए तो ये अपने आप समझ जाएंगे। अभी आपका एनसीएल या एमसीएल में एग्जाम है, आपको पास करना है, आपका नेट रिजल्ट क्या है कि आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए दो चीज जरूरी है। एक तो आपको मटेरियल मिल जाए कि क्या पढ़ना है, एक तो पास हो गया। मटेरियल मिल गया लेकिन भैया ने तकिया के नीचे रख के सूत गया तो पास होगा ना पास होगा, उसको बार बार पढ़ना होगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या होगा? पढ़ना होगा आपको। कितने चीजें हैं? दो चीज। आपके पास मटेरियल अवेलेबल था, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और उस स्टडी मटेरियल को जो अवेलेबल था आपने उसको पढ़ाई किया, उसको यूटिलाइज किया। क्या किया? यूज और यूटिलाइजेशन अलग चीज है। यूज मतलब होता है उपयोग करना, और यूटिलाइज का मतलब होता है सदुपयोग करना। उपयोग वो भी हमारी उपयोग, ये सदुपयोग है, बहुत अच्छे से उपयोग। आपने उस स्टडी मटेरियल का जो बेले साहब भेज रहे हैं, उस बेले सर के पूरा वीडियो को खखोल दिया, पूरा माइनिंग कर दिया उनका। ठीक है, तो जब पूरा माइनिंग कर दीजिएगा तो आपने यूटिलाइज किया उस स्टडी मटेरियल को, तो मटेरियल अवेलेबल था, यूटिलाइज भी आपने किया, तो आपका प्रोडक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा? नेट रिजल्ट क्या होगा? वो बहुत बढ़िया होगा। अब इसी को देख लेते, बस यही पे है और कुछ नहीं। जो हम बोले ना वही चीज का यहाँ आंसर है, समझ लीजिए। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को ओएमएस भी एक तरीका, प्रोडक्टिविटी को मेजरमेंट के कई तरीके, उसमें ओएमएस भी एक और तरीका होता है। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड शब्द है ओएमएस। प्रोडक्टिविटी ऑफ हाईली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन डिपेंड्स ऑन, मतलब हाईली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन जैसे एनसीएल में रहता है, और पर हाईली ओपन कास्ट है, हाईली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन, पूरा मैकेनाइजेशन है, 100% मैकेनाइजेशन, बड़का बड़का नंबर चलता है। ठीक है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो किस पर निर्भर करेगा? किस पर निर्भर करेगा? ठीक है, प्रोडक्शन अलग चीज है, प्रोडक्टिविटी अलग चीज है। ये इफिशिएंसी को बताता है, आपके सिस्टम की इफिशिएंसी को बताता है। तो प्रोडक्टिविटी किस पर निर्भर करेगा? परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, मैन पावर अवेलेबिलिटी, परसेंटेज अवेलेबिलिटी एंड परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। सब महत्वपूर्ण फैक्टर है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या वो ना चूज करना है आपको। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये वाला, परसेंटेज अवेलेबिलिटी एंड परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। मेरा सवाल है, मुझे 8 घंटा में परसेंटेज अवेलेबिलिटी उसका 90% है, मतलब
10% टाइम बीडी मेंटेनेंस रहा, 90% मुझे अवेलेबल था। उस 90% टाइम में मैंने कितना उसका यूटिलाइजेशन किया। अवेलेबिलिटी तो देखते हैं, जब आपको रिपोर्ट पूछता है अवेलेबिलिटी पूछता है, परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है, मेन ये पूछता है ये क्या है आपका, ये बताइए कितना घंटा काम करवाया आपने, कितना परसेंट आपका, मान लो 24 घंटा अवेलेबल रहा, मतलब आपका अवेलेबिलिटी परसेंटेज कितना 100, अब 100 है, और आपका यहाँ वो जो वर्किंग आवर्स के हिसाब से आ रहा कि 4 घंटा चला है, तो परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन कितना हो गया 4 घंटा। 4 घंटा मतलब 50%, 8 का आधा 4, तो आपको छोड़ेगा क्या ऊपर वाला, एकदम पूरा देगा बत्ती। आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मशीन की अवेलेबिलिटी तो रखना ही होगा, मतलब उसको ओके तो रखना ही रखना होगा, साथ में उसका यूटिलाइजेशन भी करना होगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस पैरामीटर पे हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि परसेंटेज अवेलेबिलिटी बनी रहे इक्विपमेंट की और परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो। कम से कम बोलता है कि मोर देन 80% आना चाहिए, लेकिन कोल इंडिया में ज्यादा 60, 70, 75, 80 तक जाके रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ कंस्टेंट्स है, वो कभी बात करेंगे, वो अभी यहाँ का विषय नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, हम पढ़ के सुना देते हैं और उसका समझा भी देते हैं। क्या पूछा, वाइल वर्किंग इन ओसीपीओसी मतलब ओपन कास्ट प्रोजेक्ट को, कोई ओपन कास्ट वर्किंग चला रहे हैं, हम वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ओवर द डेवलप्ड वर्किंग्स, जो अंडरग्राउंड डेवलप्ड पिलर्स है उसके ऊपर हम ओपन कास्ट वर्किंग चला रहे हैं, इसका भी वीडियो भेजे हैं। तो क्या बोलता है कि द पार्टिंग अबव द गैलरी इज प्रूव्ड बाय, तो अंडरग्राउंड गैलरी के ऊपर कितना पार्टिंग बचना चाहिए 6 मीटर, ऐसा ना बताए थे उस दिन। तो वो पार्टिंग को कैसे आप प्रूव कीजिएगा, कैसे चेक कीजिएगा, क्या करते हैं हम, पायलट होल ड्रिल करते हैं। क्या करते हैं, पायलट होल ड्रिल करते हैं। ड्रिलिंग करने के पहले कुछ कुछ डिस्टेंस पे होल ड्रिल कर लेते हैं और पता करते हैं कि पार्टिंग कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बाय ड्रिलिंग होल्स। या ढेर सारे आपको ऑप्शन दिए, तो इसमें पहला ही ए दिया, बाय ड्रिलिंग होल्स, ड्रिल होल करके, पायलट होल ड्रिल करके हम पार्टिंग को प्रूव करते हैं। बाकी चीज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।